ये खूबसूरत सा इमेज देखो दोस्तों, कि रॉयल बंगाल टाइगर की है उस समय की, जब इसकी खूबसूरती, ताकत और हिम्मत के कारण इस टाइगर को पूरे वर्ल्ड वाइड जाना जाता था। ये वो पहला इमेज है जब किसी ब्रिटिश ने इस टाइगर को मारा था, और उस समय इसकी टोटल आबादी 25,000 से भी ज़्यादा थी। और ना जाने क्या हुआ, 1883 के बाद से लेके 2025 तक में इसकी टोटल आबादी 2500 से भी कम बची है, जो पूरे वर्ल्ड वाइड है। मैक्सिमम नंबर्स ऑफ जो पॉपुलेशन है वो सुंदरबन में है, और उसके बाद आपको इंडिया, नेपाल और म्यांमार के बॉर्डर में देखने को मिलेंगे। कि 1972 के बाद जो वर्ल्ड प्रोटेक्शन एक्ट लगाया गया था, उसमें इसकी पॉपुलेशन को बचाने की कोशिश तो की गई, लेकिन स्थिति सही में नहीं सुधरी। ये सुंदरबन दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे वेस्ट बंगाल, इंडिया और बांग्लादेश के बॉर्डर में। वैसे तो 40% जो है ये हमारे इंडिया के अंदर में आता है, जिसमें ब्रह्मपुत्र, गंगा और मेघना नदी पार होती है। इसके बाद भी इसके अंदर में कई सारे ऐसे छोटे छोटे ब्रांचेस हैं जिसमें नदियाँ बटी हुई हैं, और ये इतने बेहतरीन तरीके से स्ट्रक्चर है कि जो बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल में साइक्लोन्स और वेव्स देखने को मिलते हैं उसे हैंडल कर पाती है। ये जंगल दोस्तों सिर्फ हमारे रॉयल बंगाल टाइगर का घर नहीं है, इसमें क्रोकोडाइल्स, डियर, बफेलोज और 250 से भी ज़्यादा बर्ड स्पीसीज एग्जिस्ट करती हैं। इसके साथ यहाँ पे रहने वाले जो विलेजियर्स हैं, जो इस जंगल में पूरी तरीके से डिपेंडेंट है, हनी हंटर, वुडकटर और साथ में फिशर्स में। हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट में देखोगे तो 17th सेंचुरीज में जो इन चाइनीज ट्रेवलर थे हुइंगजोंग, इनने अपने कॉन्टेक्स्ट में बताया था कि यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है। ये रॉयल बंगाल टाइगर दोस्तों दुनिया के सबसे बड़े टाइगर्स में जाने जाते हैं, जिसकी हाइट अराउंड 3.2 मीटर्स तक जाती है और इसका वजन 295 किलो तक रहता है। यहाँ पे फीमेल्स टाइगर आपको 2.7 मीटर्स तक देखने को मिलेंगे, जो अराउंड 181 किलो तक होती है, और यही चीज़ इन टाइगर्स को यहाँ पे खास बनाती है। ये बिलीव करने वाली बात नहीं है दोस्तों, लेकिन 18 से 19 सेंचुरीज के टाइम में जब अंग्रेजों की नज़र सुंदरबन पे पड़ी, तो यहाँ पे रहने वाले टाइगरों की संख्या 1881 से 1912 तक में 2400 से भी ज़्यादा मारे जा चुके थे। एक टाइगर्स मारने के 1881 में 50 रुपये दिए गए थे, और इसके बाद जब इस पे लोगों के पीछे इनकाउंटर होने शुरू हुए तो 1909 में आते आते इसे 200 रुपये तक कर दिया गया, और एक लकड़ी काटने वाला इंसान भी अब टाइगर मारने के पीछे लग गया था। इस जंगलों से जो अपने जीवन पालन करने वाले लोग थे, जब इन लोगों से पूछा गया कि आखिर ये बाघ लोगों पे हमला क्यों करते हैं, तो इनका कहना था कि यहाँ के खारे पानी के कारण इनका दिमाग खराब हो गया, और यहाँ के एक बार अगर इंसानों की आदत लग जाती है इन बाघों को, तो ये दोबारा इंसानों पे ही अटैक करना ज़्यादा बेहतर समझते हैं। ये जंगल बहुत ही घना है, जिसके कारण जानवर को पाना इतना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो यहाँ पे जो हंटिंग करने वाले लोग हैं, जो लकड़ी काटने और मछलियाँ पकड़ने आते हैं, उन लोगों पे अटैक करना ज़्यादा आसान होता है, इसलिए ये जानवर ज़्यादा इंसानों को पकड़ना बेहतर समझते हैं। ये 1972 तक आते आते जब ऑलमोस्ट 20 सेंचुरीज आधी ख़त्म हो गई थी, टाइगर को नेशनल प्राइड कंसीडर करा गया। उसके बाद 1972 वर्ल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत इसे मारना इलीगल हो गया। तब जाकर इसकी पॉपुलेशन में कुछ ग्रोथ तो देखने को मिला। 2016 से 2018 तक 1411 से लेके इसकी पॉपुलेशन 2000 से ज़्यादा अधिक हो गई, लेकिन फिर भी लोग अपनी ज़रूरत के हिसाब से अपना काम करते रहे। हबीब कहता है कि मैं तो 50 साल का हूँ, मैंने अकेले 32 से भी ज़्यादा टाइगर्स मारे हैं, और अगर एक टाइगर मार दिया मैंने तो मेरे 13 साल के फिशरमैन की सैलरी के बराबर अकेले हो जाती है। ये रॉयल बंगाल टाइगर को मारने के लिए अभी तो 20 से 25 ग्रुप इस सुंदरबन के जंगल में अभी भी लगे हुए हैं। बांग्लादेश में इतने सारे प्रॉब्लम चल रहे हैं, साइक्लोन आ रही है, फूड क्राइसिस हो रहे हैं, नेचुरल इन्वायरमेंट सब खत्म हो रहा है, इंटरनल पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट है, गवर्नमेंट गिर गई है, और फूड क्राइसिस भी देखने को मिल रहा है। इसके बाद भी यहाँ की ट्रेड पे रोकना इम्पॉसिबल सा हो गया। बड़ी कोशिश के बाद भी ये पॉसिबल करना बिल्कुल संभव नहीं दिख रहा। आइए वीडियो में थोड़ा डीप डाउन जाकर समझते हैं। वीडियो शुरू करते हैं। 15 to 16 सेंचुरीज के टाइम में जब पोर्टुगल्स ट्रेडर वेस्ट बंगाल की तरफ आए थे उस समय यहाँ पे बहुत बड़ा शिफ्ट हुआ। यहाँ की पानियाँ बदल गई और यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्टी वाटर्स आ गए और एक बड़ा एग्रीकल्चर और इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट पड़ा। उसके बाद ये जंगलों में जो आपको सबसे ज़्यादा से ट्रीज़ देखने को मिलते हैं इसे मैंग्रोव ट्री बोलते हैं, जिसकी जड़ें ज़मीन से बड़ी ऊपर होती है, जो एक्चुअली यहाँ के इन्वायरमेंट को बचा के रखने का काम करती है। अभी के हिसाब से जो यहाँ की सस्टेनेबिलिटी है वो पहले से बहुत अलग है और यहाँ पे जो रहने वाले विलेजर्स हैं वो बहुत ज़्यादा यहाँ के एग्रीकल्चर पे डिपेंडेंट नहीं है। बस रिसेंट की ही बात है, 18 से 19 सेंचुरीज़ के बीच में जब अंग्रेज़ों की नज़र इस सुंदरबन पे पड़ी उस समय सुंदरबन पहले से भी ज़्यादा घना था।
जैसे लकड़ी काटना, मछली पकड़ना और मधु निकालना। इस अंग्रेज़ों ने 1872 में एडमिनिस्ट्रेशन रूल लगाया। एक्चुअली में इनने एक स्पेसिफिक एरिया डिफाइन करा अराउंड 500 किलोमीटर का, और इसमें टोकन सिस्टम अप्लाई कर दिया। मतलब हर एक इंसान जो इस स्पेसिफिक एरिया में जंगल से अपनी ज़रूरतें निकालता है उसे स्पेसिफिक चार्ज देना पड़ेगा। वैसे तो ये 19 सेंचुरीज़ का वही टाइम था दोस्तों जो पूरे एक साल के अंदर में 1600 से भी ज़्यादा लोग मारे गए रॉयल बंगाल टाइगर के थ्रू, और इसे हंटिंग द ईटिंग मैन टाइगर कहा गया। दूसरी ओर तो अंग्रेज अपना कार्यक्रम कर ही रहे थे। 1883 ईस्वी में एक टाइगर मारने के 50 रुपये दिए जा रहे थे। 1909 में ये अमाउंट बढ़ के 200 रुपये तक हो गया था, और अब बिलीव करोगे 1912 तक आके 2400 से भी ज़्यादा टाइगर मारे जा चुके थे। और यहाँ जो डियर हंट करते थे ये अंग्रेज, और यहाँ पे रहने वाले जो विलेजर्स थे सब इस प्रोसेस में लगे हुए थे। वैसे आज की भी डेट में देखोगे तो ये वुड कटर, फिशरमैन और हनी हंटर अपना डेली लाइफ की ज़रूरतें इन्हीं जंगलों से पूरा करते हैं। और बिलीव करोगे ये जो हनी हंटर है इनकी कहानी बड़ी अलग है। यहाँ पे 3000 से भी ज़्यादा लोग होते हैं जो 10-10 ग्रुपों में बंटते हैं, और पूरे 3 महीने के टाइम फ्रेम के दौरान ये पूरे जंगलों में हनी निकालने का काम करते हैं। इस दौरान इसमें बहुत बड़ा रिस्क होता है कि कई लोग जो गए हैं वो को वही वापस आ भी नहीं सकते हैं, और इस चीज़ के लिए पूरी प्लानिंग भी होती है। अप्रैल की महीने की शुरुआत होती है, और जाने से पहले इस जंगलों के कोनों में ये अपनी फेस्टिवल मनाते हैं इस उम्मीद से कि जो लोग जाएंगे वो लोग सही सलामत वापस आने चाहिए। वैसे तो अगले 3 महीने तक इस हनी हंटिंग के प्रोसेस में ये अपने घर वापस नहीं आएंगे। ये जंगलों में जाएंगे और शाम ढलते ही ये वापस बोट पे आके सो जाएंगे। ये 3 महीने का प्रोसेस जब तक कंप्लीट होता है तब तक मानो कि घर में रहने वाले लोग उम्मीद में बैठे हुए होते हैं कि उसके गए हुए लोग वापस सही सलामत लौटेंगे। मुझे रिसर्च के टाइम में ये इमेज मिला था। यहाँ पे जो लोग हैं अपने फेस के पीछे मास्क पहनते थे जिससे कि शेरों को चकमा दिया जा सके। और पता है इस पूरे प्रोसेस के बाद जो ये कुछ पैसे मिलते थे हनी हंटिंग के बाद, ये वहाँ के फिशरमैन से कुछ ही महीनों के लिए ज़्यादा होता था, और जो लोग सही सलामत वापस लौटते थे अपने घर के लिए एक सुपर हीरो माने जाते थे। वैसे हालात तो इतनी बुरी है दोस्तों कि ये कोई बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटीज़ भी नहीं है जिसमें इतने मास लेवल पे लोग इस काम में जुटे हुए रहते हैं। पिछले 15 साल से टाइगर के प्रोडक्ट की डिमांड नहीं थी। इनके बॉन्ड से बनने वाले प्रोडक्ट पता नहीं यहाँ के रहने वाले ट्रेडर्स और जो बाहर से लोग आ रहे हैं उन लोगों से डिमांड बढ़ी। इंटरनेशनल मार्केट में टाइगर प्रोडक्ट्स की डिमांड गजब की देखने को मिली है, जिसके कारण यहाँ के जो नॉर्मल लोग हैं उन्हें भी बड़ा अच्छा मोटिवेशंस मिलता है टाइगर हंटिंग के लिए, और ये आज की भी डेट में हो रहा है। वैसे तो जो भी लोग इस टाइगर के बॉन्ड को लेकर आते हैं तो उसको किलो के भाव में कई सारे ऑफर्स देखने को मिलते हैं जो उसके जनरल फिशिंग मैन और वुड कटिंग से कई ज़्यादा अधिक होती है। बात यहाँ तक भी लिख दी गई कि अगर एक रॉयल टाइगर्स मार दी गई तो लाइफ झिंगा लाला यहाँ के 13 साल के फिशरमैन की सैलरी के बराबर अकेले एक रॉयल टाइगर्स की बात हो जाती है। अभी 50 साल का जो 70 टाइगर्स मार चुका है, इसके पड़ोसी 32 टाइगर मारे हैं, और अभी 20 से 25 ग्रुप हैं जो इस टाइगर हंटिंग के प्रोसेस में लगे हुए हैं। वैसे यहाँ के कानून यहाँ के लोगों को बड़ी अच्छे से ऑफर करता है कि एक स्पेसिफिक एरिया के अंदर में रहकर आप हनी हंटिंग, फिशिंग मैन और इवन वुड कटिंग का काम कर सकते हैं, लेकिन लोग अपने लालच और अधिक पाने की चाह में एक्चुअली में इस लॉ को तोड़ने से पीछे नहीं हटते, और ह्यूमन इनकाउंटर होना कोई बड़ी रेयर बात नहीं हो जाती है। सुंदरवन में ही दोस्तों 1973 में टाइगर प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया था यहाँ के रॉयल टाइगर्स को बचाने के लिए। अर्ली 1970s में ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में कन्वर्ट हो गया था क्योंकि यहाँ के एग्रीकल्चर और फर्टिलाइजर लैंड ना होने के कारण यहाँ की पॉसिबिलिटीज़ सर्वाइव करने में बहुत कम हो गई। और कुछ साल के बाद यहाँ के एनजीओज़ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने मिलकर यहाँ के लोगों को एजुकेट करना शुरू करा और कुछ अल्टरनेटिव ऑप्शंस दिए, जैसे टूरिस्ट उस गांव में रुकने शुरू हो गए, मुर्गी पालन और अदर फार्मिंग ऑप्शंस खोले गए। यहाँ के लोकल लोगों को एजुकेट भी करा गया कि एक्चुअली में जो यहाँ के वर्ल्ड लाइफ के स्पीसीज़ है उससे ही ये फॉरेस्ट पॉसिबल है। एक बड़ी सिंपल सी लाइन लिखी गई थी यहाँ के लोगों के लिए जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने सिखाया कि शेरों के रहने से ये जंगल बचा हुआ है, शेरों के डर से यहाँ पे जंगलों को लोग नहीं काट, अगर शेर मारे गए तो लोग जंगल को काट देंगे, और अगर जंगल काट दिए गए तो आपके लिए यहाँ पे कुछ नहीं बचेगा। इसलिए यहाँ के जानवरों का होना आपके लिए भी बड़ा फ़ायदेमंद है, जिसके डर से ये जंगल नहीं काटी जा रही है। वैसे कुछ ही सालों पहले से भी ये बॉन्ड ट्रेडिंग का केस तो देखने को मिल रहा है, लेकिन बांग्लादेश की हालात इतनी ख़राब है, पॉलिटिकल सिचुएशंस ख़राब है, फूड क्राइसिस है, साइक्लोन्स आ रहे हैं और इवन यहाँ का एग्रीकल्चर भी डिस्ट्रॉय हो रहा है, फिर भी यहाँ पे रहने वाले जो लोग हैं और यहाँ की गवर्नमेंट के पीछे इस चीज़ में बड़ी लैक ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी देखने को मिलती है। हालात इतनी ख़राब है कि ये टाइगर्स आए दिन अब ख़त्म भी हो रहे हैं, और बे ऑफ बंगाल ये रॉयल टाइगर्स की रॉयलिटी
पूरी तरीके से खतरे में है। स्थिति इतनी ख़राब है कि यहाँ के रहने वाले लोग अगर सही से अपनी जिम्मेदारी नहीं उठाते हैं तो उम्मीद नहीं कि आने वाले टाइम पे ये यूनिक स्पीसीज़ देखने को मिलेगा। कई सारे ट्रेडर्स तो एयरपोर्ट्स पे पकड़े गए थे इंडियन अथॉरिटी के थ्रू, लेकिन ये चीज़ें कम हुई नहीं हैं। लेकिन इन्वेस्टिगेशंस में और भी कोई फीचर्स में इम्प्रूवमेंट होंगे तो ये चीज़ें सुधरेगी। अभी के लिए बस हम वीडियो को यहीं तक रोकेंगे दोस्तों। वीडियो अच्छा लगा हो तो आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आने वाले टाइम पे रीसेंट टॉपिक पे फ़िलहाल हम लोग जल्दी मिलेंगे।